Assalamualaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 6. In this lecture, we will talk about motions at constant accelerations. I am Dr. Parvez Ahmad. So आइए चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करने. Motion with constant accelerations. So what is mean by motions at constant accelerations? इसके हमारे पास बहुत सारी practicals example है और बहुत सारे practical situations है. For example, motions constant acceleration के साथ motion से क्या मुराद है? इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. जिसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट. मतलब क्या है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि एक्सेलरेशंस से बेसिकली मुराद है कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. तो हमने कहा था वेलोसिटी में चेंज दो तरह की होती है, एक चेंज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और दूसरी है चेंज एंड द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी. तो दोनों केस में ये इसको हम रेफर करते हैं एज एक्सेलरेशंस. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, अब बॉडी में मोशंस है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है. एक इसकी जो एग्जांपल है या प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. के एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट है. तो ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन होगी, ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कहते हैं कि द मोशन इज एन स्ट्रेट लाइन. कि बॉडी जो मूव कर रही है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. तो स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें हम कहते हैं कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. So it's usually, it's useful to derive some equations which apply in this case only. इस केस में जो equations of motions वो apply होते हैं उसको हम मतलब derive करते हैं, या आपने पिछले क्लासेस में उसकी derivations की है. So हम इस तरह डिटेल डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसकी डिस्कशंस करेंगे क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी डेरिवेशंस आप लोगों ने वो की हुई है. So the kinematic equation for uniform acceleration in one dimension. क्योंकि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो हमारे पास क्या है, वो बेसिकली वन डायमेंशन में है. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस आपको पता है कि हम जो डेरिवेशन करते हैं इन दैट डेरिवेशंस इट इज़ यूजफुल टू चेंज नोटेशन स्लाइटली. वो स्लाइटली जो चेंज इन नोटेशन हम करते हैं उससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि वी बेसिकली टेक द टाइम दैट इज t1 इज इक्वल टू 0. और जब हम टाइम को 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि टाइम, कि ये बेसिकली वही टाइम है कि व्हेन द प्रॉब्लम्स बिगेन, कि जिस वक्त प्रॉब्लम शुरू होता है, यानी जो सिचुएशन शुरू होती है. और सिमिलरली इनिशियल पोजीशन से मतलब ये है कि जहाँ पर बॉडी पहले से खड़ी हो. तो इनिशियल पोजीशंस को से हम मुराद लेते हैं या इसको पुट अप करते हैं x1 पे. x1 इज इक्वल टू x नॉट. मतलब इनिशियल पोजीशन को हम डिनोट करते हैं x नॉट से. तो हम कहते हैं कि जो पहली पोजीशन है बॉडी की या इनिशियल पोजीशन है दैट वी सिंपली डिनोट. और जो हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं या इक्वेशन यूज करते हैं उसमें हम इनिशियल पोजीशन को x नॉट से पुट करते हैं और हम कहते हैं कि ये वही पोजीशन है जो टाइम t1 इज इक्वल टू 0 के वक्त होता है. और इसी टाइम पे ये जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है x नॉट, ये 0 के बराबर होती है. मतलब जब ये जो x नॉट पोजीशन है इसे हम स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है जब हमारे पास जो इनिशियल टाइम है अगर ये 0 है तो पोजीशन भी हमारे पास वो 0 है. सिमिलरली हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी नॉट से. और ये हमारे पास है कि v1 इज इक्वल टू वी नॉट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. और ये हमारे पास वो वेलोसिटी होती है दैट इज एट टाइम t1 इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल टाइम पे हमारे पास होती है. t2 से क्या मुराद है, t2 इज इक्वल टू t दैट इज द टाइम व्हेन वी विश टू नो अदर क्वांटिटीज. ठीक है, मतलब t2 से हमारा मुराद फाइनल टाइम भी है. ठीक है, और ये वही टाइम होती है जिस पे हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बाकी जो क्वांटिटीज है उसको फाइंड आउट करें. t2 या फाइनल टाइम से
जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, इससे हमारी मुराद वो टाइम होती है जिसमें हम बाकी अदर जो क्वांटिटीज़ है, अननोन क्वांटिटीज़ है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x2 दैट वी नॉर्मली पुट बाय इक्वल टू x, इससे हमारे मुराद होता है पोजीशंस एट टाइम t, कि एक ख़ास वक्त में जो पोजीशंस बॉडी एक्वायर करता है आफ्टर टेकिंग सम टाइम t, ठीक है, तो उसी टाइम पे जो पोजीशन आ जाता है फाइनल पोजीशन, उसको हम डिनोट करते हैं x पे। सिमिलरली v2 से मुराद होती है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम पुट करते हैं v से, डिनोट करते हैं v से। और ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, हमारे पास वही वेलोसिटी होती है जो बॉडी गेन करती है आफ्टर elapsing टाइम इक्वल टू t। ये फाइनल टाइम में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और इसको हम डिनोट करते हैं v से। सिमिलरली हमारे पास का एक्सेलरेशंस दैट वी डिनोट बाय स्मॉल a, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि एवरेज एंड स्टार्टिनस एक्सेलरेशंस आर इक्वल, कि हमारे पास एवरेज और स्टार्टिनस जो एक्सेलरेशंस है वो दोनों क्या है, वो दोनों बराबर है। So using these by definitions we have इन्हीं चीज़ों को जिस तरह हमने इनको डिफ़ाइन किया, उनको इसी तरह यूटिलाइज़ करके हम अब मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस को डिराइव करेंगे या मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से। सो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि दैट इज़ इक्वल टू वी, हम इसको डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को v से, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x माइनस x नॉट। x से मुराद है फाइनल, दैट नॉर्मली पुट x2, और x नॉट से मुराद है इनिशियल्स, दैट नॉर्मली पुट बाय x1, और t से मुराद है फाइनल टाइम। ठीक है, मतलब है कि इनिशियल टाइम हम ज़ीरो लेते हैं तो टाइम t2 माइनस t1, सो दैट इज इक्वल टू t, जिस तरह पिछली दफ़ा हमने पिछले स्लाइड पे हमने डिफाइन किया। सो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डैश का मतलब होता है v के ऊपर डैश है, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन है जिसको हम कहते हैं कि इज आल्सो इक्वल टू द स्टार्टिनियस एक्सेलरेशंस। तो एक्सट्राटीनियस एक्सेलरेशंस हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब दोनों वेलोसिटीज की डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टाइम डिफरेंस। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी की हमारे पास एक दूसरी फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की दो किस्म है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाते हैं, टू। सो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, तो मतलब है कि वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की मतलब एक दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, अब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशंस की जो इक्वेशंस है वो कैसी होगी। सो रिजल्ट्स फॉर वन डायमेंशन ओनली, बी रिमेंबर कि ये जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ये सिर्फ वन डायमेंशन मोशंस के लिए ही है। अच्छा, इसमें जो पहली इक्वेशंस हमारे पास आती है वो आपने जो आपकी मैट्रिकुलेशंस के बुक्स है या इंटरमीडिएट के बुक है उसमें इस फॉर्म में है कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मतलब ये आपके बुक्स में प्रीवियस बुक में इस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि v से मुराद यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, वी नॉट से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है। सो जो पहली इक्वेशन है वन डायमेंशन में वो है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास जो फाइनल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट इनिशियल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विच नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे पास जीरो के बराबर होती है, प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में थोड़ा सा ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि जो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने ये इक्वेशन की थी तो उसमें ये वाला टर्म नहीं था, और ये सिर्फ ये इक्वेशन था s इज इक्वल टू
वी आई टी, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसको आप कहते थे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब यहाँ पर इसको हमने पुट किया है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ये जीरो होता है, तो जीरो को आप पुट करें या पुट ना करें, सो इट्स मीनिंग द सेम। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन आ जाती है, सो देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपने प्रीवियस बुक्स में डिफाइन किया था कि टू ए एस टू आई एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली वी एफ स्क्वायर है। So ये फाइनल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी प्लस टू टाइम एक्सेलरेशंस एंड टू फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस, एक्स फाइनल पोजीशन एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली हमारे पास जो चौथी इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास जर्नल मतलब आम जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन एवरेज, ठीक है, कि टोटल मतलब किसी चीज़ की टोटल नंबर्स को मतलब उनकी जो टोटल नंबर है उन पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास उसकी एवरेज निकल आ जाती है। अच्छा, so यहाँ पर again you have to remember that these equations they are not valid unless a is constant। कि ये जितनी भी ऊपर की equations है 1 2 3 4, okay, चारों के चार equation they are only applicable के मतलब उसमें हम कहें कि a हमारे पास constant है। अगर a constant नहीं है, so in that particular condition we cannot apply these conditions। और जिस तरह हमने बात की थी कि बी रिमेंबर नॉर्मली कंडीशन में हमारे पास जो एक्स नॉट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और सम टाइम हम क्या करते हैं कि वी नॉट की जो वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी दिस इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हमारे पास ज़ीरो की बराबर होती है। सो ऑल वी नीड फॉर वन डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम that is not valid unless a is constant। so one dimension acceleration problem के लिए जो एक चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि मतलब ये सिर्फ उसी कंडीशन में वैलिड है कि मतलब ए हमारे पास कांस्टेंट हो। अगर ए कांस्टेंट ना हो तो उस कंडीशंस में ये सारी की सारी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास ये चार इक्वेशंस है, और इन चारों इक्वेशंस को हम वन डायमेंशन मोशंस के लिए काइनेमेटिक्स में अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी। उनमें कुछ क्वांटिटीज गिवन होगी, उसी गिवन क्वांटिटीज को यूटिलाइज करके वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटीज। आई मींस by utilizing the given quantity or the known quantities, we will utilize these quantity to find out the unknown quantities with the help of these equations। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.